अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लाइन फोर्सेज एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि एएफएनएस की रजिस्ट्रेशन जो है आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो इससे पहले एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको कंप्लीट गाइडेंस दी थी। यहाँ पर जस्ट एक ही बात आपको कहना चाहूँगा कि अभी आप लोग अप्लाई ना करें, पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले, बाद में आप लोगों ने अप्लाई। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को टेस्ट का पैटर्न समझाऊंगा, वर्बल के कुछ मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर 2024 में आए थे वो पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे कि उसके ट्रिक्स क्या है और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है बगैर कैलकुलेटर के और बगैर पेज के। एकेडमिक के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है जिन टॉपिक से आए हुए हैं तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और हमारे जो टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्सेज है तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताते चलूँ। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसन है। मैं पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ इनिशियल टेस्ट की, एम कैडेट, एएमसी, एएफएनएस की, और मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूँ। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग बेहतर जानते हो कि हम खुद इन स्टेप से गुजरे हैं, खुद ये चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। तो जो तैयारी हम आपको करवाएंगे या जो गाइडेंस हम आपको देंगे वो सबसे बेहतरीन होगी। यूट्यूब पे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो आपको कहेंगे कि 1000 में या 500 में या 2000 में हम आपको तैयारी करवा देंगे, लेकिन उनको ABC कभी नहीं पता कि एएफएनएस क्या है या इसका टेस्ट कैसे होता है और इसके अंदर आपने कैसे अपेयर होना है, कैसे तैयारी करनी है। सो आप लोगों ने अपना टाइम उसके ऊपर वेस्ट नहीं करना। आप लोगों ने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जितना हमसे हो सकता है हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं टेस्ट पैटर्न की तरफ। आपके टेस्ट के अंदर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला जो पोर्शन है वो है वर्बल का। वर्बल के 84 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए एक टेक्निकल चीज़ ये है, अगर हम वर्बल नॉन वर्बल को देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम कम है। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू मस्ट नो द शॉर्टकट ट्रिक्स, और शॉर्टकट ट्रिक्स सारे के सारे हमारे नोट्स के अंदर भी मौजूद है और हम अपने लेक्चर्स के अंदर भी आपको पढ़ाते हैं। अभी इस लेक्चर में भी आपको पढ़ाऊंगा कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। और वर्बल नॉन वर्बल के अंदर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 95% से ज़्यादा मार्क्स आप हासिल कर ले, तब भी आपका नाम मेरिट में आएगा। क्योंकि सिर्फ टेस्ट पास करना मकसद नहीं है। ये जो आपको यूट्यूब पे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आपका टेस्ट पास हो जाएगा, सो सिर्फ टेस्ट पास करने से कुछ नहीं होता, मेरिट में आना होता है। और मेरिट में आने के लिए आपके टेस्ट के अंदर 90% से ज़्यादा मार्क्स लाजमी है। और उन 90% मार्क्स को अचीव करने के लिए वर्बल के अंदर एटलीस्ट आपके 95% क्वेश्चन तो ठीक होने चाहिए। फिर उसके बाद आपका एकेडमिक होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम होता है। अभी एकेडमिक की अगर हम बात करें तो ये आपके एफएससी कोर्स से होता है जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इंक्लूड है। अगर इन 4 सब्जेक्ट्स को हम मिलाएं तो तकरीबन 100 चैप्टर्स बनते हैं। अभी 100 चैप्टर्स को सिर्फ 50 MCQs के लिए पढ़ना ये स्मार्ट स्टडी नहीं है। और अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो आपको क्या पता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा, तो आपसे गलती हो सकती है और आपकी तैयारी कंप्लीट भी नहीं है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, जो तैयारी हम आपको करवाएंगे या जो हम आपको अपने नोट्स देंगे वो आपके सेंटर के मुताबिक होंगे। और अगर आप सिर्फ उनको तैयार कर लेते हो तो आपको अपने बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए एएफएनएस का जो टेस्ट है ये पूरे पाकिस्तान के बुक से आता है, पंजाब से भी आता है, KPK से भी, सिंध से, बलूचिस्तान और फेडरल, इन सब को मिला के टेस्ट आता है। तो जो हमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं और रेलेवेंट नोट्स है और सारे सेंटर्स के हिसाब से आपको मिले। एकेडमिक पोर्शन के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे और वर्बल के जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। वर्बल के वो क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं तो तकरीबन 7-8 क्वेश्चंस है जो मैंने अपने इस लेक्चर के अंदर लगाए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वी बॉयल मिल्क, हम मिल्क को क्यों बॉयल करते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर इनिशियल टेस्ट में आता है। तो आपका ऑप्शन होगा टू किल जर्म्स। ठीक है, टू किल जर्म्स, ये आपका आंसर होगा वहां पर। ठीक है, ये MCQs की फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, तो आपका आंसर होगा फॉर ग्रूमिंग। ठीक है, एजुकेशन तो हर जगह से हासिल की जा सकती है लेकिन मेन मकसद वहां पे ये होता है कि ग्रूमिंग हो, तो ग्रूमिंग में एजुकेशन प्लस उनकी डेवलपमेंट सब कुछ आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए न्यूज़पेपर इश्यूज पर, तो देखिए आपका आंसर होगा करंट अफेयर्स। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर लेते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं नॉलेज, तो नॉलेज नहीं है। देखिए न्यूज़पेपर तो ऑलरेडी हम करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते ताकि हमें पता चल जाए कि आसपास क्या हो रहा है। तो अगर करंट अफेयर्स का ऑप्शन ना हो तब फिर आपने नॉलेज टेक करना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपने करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कार इज यूज फॉर, तो देखिए ट्रेवल। ठीक है, ट्रेवल के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी देखिए 90% आप 90, तो अगर इस किस्म का क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में आ जाए तो इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है कि इस 90 का पहला डिजिट जो कि 9 है, इस दूसरे के 90 के पहला डिजिट वो भी 9 है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर, तो देखिए 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 81। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि 30% आप 30, तो आपका आंसर क्या होगा 30% आप 30। किस तरीके से मालूम करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने मालूम करना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 + 2/2,
तो इस किस्म के क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आप लोगों ने डमास रूल से सॉल्व करने हैं। डमास रूल क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम डिवीजन कर लेंगे, तो 2 को अगर हम 2 पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 1। फिर उसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो हम एडिशन करेंगे, तो 2 + 1 = 3। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? 2 + 2/2 = 3। ठीक है, इससे हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 + 1 = 3। तो ये आपके वर्बल के मोस्ट कॉमन रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हर इनिशियल टेस्ट में आते हैं, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्वेश्चंस को गलत करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर टू किल जम्स की बजाय प्रिजर्वेशन लिख देते हैं कि मिल्क को स्टोर करने के लिए हम उसको बॉयल करते हैं। टू किल जम्स इसका बेस्ट आंसर है, ठीक है, प्रिजर्वेशन नहीं। इसी तरीके से वाई वी सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, तो ग्रूमिंग की जगह एजुकेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो आपका बेस्ट आंसर क्या है? एजुकेशन। इस तरीके से न्यूज़पेपर इज यूज पर वो करंट अफेयर्स की बजाय नॉलेज के ऊपर टिक कर देते। कार इज यूज पर तो ट्रेवल, ठीक है, 90% आप 90, तो उसका उनको पता नहीं होता। तो ये शॉर्टकट ट्रिक था परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस का, कि आप लोगों ने इसके पहले डिजिट को इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9,981। इस तरीके से अगर पूछे 30% आप 30, तो देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 40% आप 44, 4 16। तो इस तरीके से आप लोगों ने मालूम करना है, ठीक। इसी तरीके से देखें ये वाला क्वेश्चन 2 + 2/2, ये हमने डमास रूल से सॉल्व किया। डमास रूल में क्या है? सबसे पहले हमने डिवीजन करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ ले, अगर यहाँ पे आपको अभी तक किसी भी किस्म के मसला हो, ठीक है। अभी इसके बाद हम बढ़ते हैं, देखिए, मोस्ट रिपीटेड MCQs की तरफ। ये पिछले 5 साल के पास पेपर्स को हमने स्कैन किया हुआ है, ठीक है। हम एकेडमिक को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? हमारे पास पिछले 5 साल के जो पास पेपर्स हैं उनको हम स्कैन करते हैं। वहां से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो, जिस तरह यहाँ पे देखिए MCQs हर्ट के ऊपर जितने भी MCQs आए हैं पिछले 5 साल में, तो उन सब को हमने एक जगह पे इस वीडियो के अंदर कंपाइल किया है। इसी तरीके से फिर उसके बाद देखिए गैल्वेनोमीटर के ऊपर जितने MCQs आए तो सारे के सारे इस लेक्चर के अंदर हमने दिए, और मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। तो पिछले 5 सालों के पास पेपर में जो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं और उन रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर जितने MCQs आए होते हैं, तो उस सब के सब हम इसी तरह से एक वीडियोस के अंदर अपने कंपाइल करके आप लोगों को सेंड करते हैं, ठीक है। आप लोगों को अपने पेड कोर्सेज के अंदर भी देते हैं, अगर ज्वाइन करना है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। और इसी तरह से यूट्यूब पे हम आपको डेमो लेक्चर के अंदर जिस तरह प्रोवाइड कर रहे थे, इसी तरह हमारे ऑनलाइन तैयारी के अंदर होगी। तो अभी हर्ट के ऊपर जितने भी MCQs मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिछले 5 सालों में बार बार ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। कभी एक क्वेश्चन पूछा गया तो कभी दूसरा। तो इसलिए जो हम आपको तैयारी करवाएंगे उसमें हम इसी तरह के सेलेक्टेड टॉपिक्स और जो हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो कवर करेंगे, और उसके ऊपर एक जगह पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी लास्ट ईयर का क्वेश्चन हम पहले पढ़ ले, फिर नेक्स्ट ईयर का पढ़ ले, फिर नेक्स्ट ईयर का पढ़ ले। अगर एक टॉपिक के साथ आप सारे MCQs कवर कर लेते हो तो आपके लिए आसानी हो जाती है, जिस तरह भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है? कंट्रैक्टाइल लेयर ऑफ द हर्ट। हर्ट की वो कौन सी लेयर है जिसके अंदर कंट्रैक्शन होती है? तो याद रखिए कंट्रैक्शन हमेशा मसल्स के अंदर होती है, ठीक है। मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन होती है ना, मसल्स की फंक्शन भी यही है कंट्रैक्शन। तो अभी देखिए हर्ट के अंदर आपके पास कौन से मसल्स होते हैं? कार्डिक मसल्स होते हैं। तो कार्डिक मसल्स हर्ट के कौन से लेयर में होते हैं? मायोकार्डियम में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। अभी इस क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई करके आपसे पूछा जाए कि कार्डिक मसल्स आर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ हर्ट, तो आपका आंसर होगा मायोकार्डियम, ठीक है। इसी तरीके से अगर और क्वेश्चन आपसे पूछे कि द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द हर्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द हर्ट कौन सा है? मायोकार्डियम, ठीक है। याद रखिए इसके ऊपर अक्सर एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हर्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ द हर्ट वो अलग चीज है। स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द हर्ट कौन सी है? वो मायोकार्डियम है। चैम्बर में आपसे ये पूछा जाता है कि राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट या थिकेस्ट चैम्बर कौन सा है? और अगर लेयर का पूछे तो लेयर आपके पास मायोकार्डियम है। तो ये दो क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं इनिशियल टेस्ट में, और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती कर लेते हैं और इसके अंदर एक ही ऑप्शन टिक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए द कंट्रैक्टाइल लेयर ऑफ द हर्ट, कंट्रैक्टाइल में मतलब यह है कि हर्ट की वो लेयर जिसके अंदर मसल्स है, जिसकी कंट्रैक्शन हो। तो हर्ट के अंदर कौन से मसल्स है? कार्डिक मसल्स है। तो अभी हम कार्डिक मसल्स के फीचर्स को भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपको पता है कार्डिक मसल्स जो है, तो इसका जो फंक्शनल यूनिट है वो सार्कोमियर है। ये यूनिट से बना होता है, उस यूनिट का नाम क्या है? सार्कोमियर। तो द फंक्शनल यूनिट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सार्कोमियर जो है यही ओरिजिनल में वो कंट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट इसका यही है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। तो इस तरीके से ये फंक्शनल यूनिट है हर्ट का, सार्कोमियर, ठीक है। इसी तरीके से देखिए हमारे पास जो कार्डिक मसल्स है ये मोनोन्यूक्लिएटेड है, ठीक है। मोनोन्यूक्लिएटेड स्ट्राइएटेड है।
मोनोन्यूक्लिएटेड और स्ट्राइएटेड का मतलब क्या है, इस तरह की स्ट्राइएशन होगी उसके ऊपर, ठीक है, और हर स्ट्राइएशन के अंदर आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा मोनोन्यूक्लिएटेड। जिस तरह स्केलेटल मसल्स जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, स्ट्राइएटेड भी है और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड स्ट्राइएटेड मसल्स कौन से हैं? तो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लस स्ट्राइएटेड ये आपके पास स्केलेटल मसल है। लेकिन मोनोन्यूक्लिएटेड प्लस स्ट्राइएशन, ये क्रॉस स्ट्राइएशन आपको नजर आ रही है ना, देखिए ये क्रॉस स्ट्राइएशन आपको नजर आ रही है ना, ये एक सेल है जो आपको नजर आ रहा है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया और ये इसके अंदर देखिए क्रॉस स्ट्राइएशन है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि मोनोन्यूक्लिएटेड, ठीक है, और इसके अलावा स्ट्राइएटेड ये आपके पास कार्डिक मसल्स है। मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लस स्ट्राइएटेड ये आपके पास स्केलेटल मसल्स है। और ये डायग्राम भी आप लोग याद रखें क्योंकि ये अक्सर ये आपके इनिशियल टेस्ट में आपको इस तरह का तस्वीर भी दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मसल। इससे पहले एक लेक्चर में इसके ऊपर बना चुका हूँ, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है कि आप लोगों ने तस्वीर से मसल्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आपको तस्वीर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें लेट सपोज स्मूथ मसल्स कौन से, कार्डिक मसल्स कौन से, तो भी आप लोगों ने करने हैं। स्मूथ मसल्स में स्ट्राइएशन नहीं होती, कार्डिक मसल्स में आपके पास स्ट्राइएशन होगी, ये स्ट्राइएशन, लेकिन न्यूक्लियस एक होगा। इसके अलावा स्केलेटल मसल में स्ट्राइएशन होगी लेकिन न्यूक्लियस ज्यादा होंगे, ठीक है। बाकी कार्डिक मसल्स को मायोजेनिक मसल्स भी कहते हैं। मायोजेनिक मसल्स का मतलब क्या है? मायोजेनिक मसल्स का मतलब ये है कि ये अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करते हैं। आपको पता है कि एसए नोड के अंदर आपके पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर एवी नोड के अंदर जाता है, फिर एवी नोड से फरकंजी फाइबर्स के थ्रू जाता है और इसी तरह पूरे हार्ट कंट्रैक्ट करता है। इसको बाहर से करंट की जरूरत नहीं है बल्कि खुद अपने अंदर करंट को प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसको मायोजेनिक भी कहते हैं, ठीक है। कार्डिक मसल्स और मायोजेनिक मसल्स क्यों? क्योंकि ये अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि आइडेंटिफाई द मायोजेनिक मसल, इस तरह का डायग्राम आपको दिया हो और आपसे पूछे कि मायोजेनिक मसल्स कौन से, तो मायोजेनिक मसल्स का मतलब भी यही है कि कार्डिक मसल्स, ठीक है। और क्यों मायोजेनिक मसल्स? बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन एक्शन पोटेंशियल, दे डू नॉट नीड द इनपुट, ठीक है। तो ये खुद अपने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। बाकी एसए नोड के अंदर आपके पास जनरेट होता है, एवी नोड में जाता है, एवी नोड से फरकंजी फाइबर्स के अंदर जाता है। तो इसलिए एसए नोड को हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं क्योंकि ये हार्ट की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है उसको डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो पेस मेकर ऑफ द हार्ट कौन सा है? एसए नोड। अगर एसए नोड काम करना छोड़ दे तो फिर एवी नोड होगा, अगर एवी नोड भी काम करना छोड़ दे तो फिर फरकंजी फाइबर्स होगा, ठीक है। तो पेस मेकर ऑफ द हार्ट कौन सा होता है? जिसकी एक्शन पोटेंशियल कैपेसिटी सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पर एसए नोड की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और याद रखिए अक्सर एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एवी नोड कहाँ पे है। ये क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि एवी नोड का लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि एसए नोड आर्टरिया के अंदर है, आर्ट्रियम के अंदर, और एवी नोड वेंट्रिकल के अंदर है। तो याद रखिए ये दोनों आपके पास आर्ट्रियम के अंदर है, ठीक है, राइट आर्ट्रियम के अंदर है। तो ये चीज़ें आपके लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत कंसेप्चुअल होने वाली है, इसके ऊपर आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर आपके पास देखिए स्टार्ट में आपके पास एसए नोड होता है, बाकी जान। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको वर्बल मिलेंगे और नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चंस है और इनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमने साथ लिखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए, सारे के सारे यही आएंगे। उसके बाद हम आपको एकेडमिक देंगे और एकेडमिक के सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि एक तो ये आपके सेंटर के मुताबिक होगा और ना आपको अपना बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी और प्रोविंस के बुक पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर फेडरल को पढ़ना है या नहीं, पंजाब टेक्स्ट बुक को पढ़ना है या नहीं, या केपीके के बुक्स को पढ़ना है या नहीं। क्योंकि जो एएफएनएस का टेस्ट है तो ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए वो लोग बनाते हैं, तो इसमें सारे बुक्स से चीज़ें आती है। तो जो नोट्स हमने बनाए हैं वो भी सारे सेंटर्स के हिसाब से है। इसी तरीके से टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे। इन नोट्स की जो फीस है वो 5500 है। इसके अलावा अगर आप हमसे कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास और भी दो तरह के कोर्सेज है। एक हमारा क्रैश कोर्स है जिसकी 8000 फीस है और एक हमारी कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन है जिसकी 14000 फीस है। क्रैश कोर्स के अंदर हम क्या देंगे? यही नोट्स आपको देंगे और वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट कोर्स के अंदर हम आपको नोट्स भी देंगे, वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे, नॉन वर्बल के लेक्चर्स भी होंगे और एकेडमिक के लेक्चर्स भी होंगे। तो ये हमारा डिफरेंस है, ये 3 तरह के कोर्सेज है। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हो। हमारा कोई भी कोर्स बाय करने से पहले हमारे डेमो लेक्चर्स देख लिए, डेमो नोट्स देख लिए। अगर आपको पसंद आ जाए और आप मुतमईन हो तब उसके बाद बाय कर ले, ब्लाइंडली बाय करने की जरूरत नहीं है। ये 4 तरह के नोट्स हम आपको देंगे और इंशाल्लाह इससे आपका टेस्ट क्लियर होगा।
ये पिछले कोर्स का हमारा रिजल्ट है, जो स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, ये उनके रिव्यूज़ है, वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। तो अगर आपने भी टेस्ट देना है पाकिस्तान के किसी भी सेंटर से, तो हम आपको तैयारी करवा देंगे और आपके टेस्ट का कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। इंशाल्लाह जो चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे और जो हम आपको नोट्स देंगे, सारा के सारा टेस्ट उसी से आएगा। क्योंकि हमारे नोट्स के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो आपको आपके सेंटर के हिसाब से देते हैं और उसके अंदर सेलेक्टेड चीज़ें हैं। हमने एक प्रॉपर सिलेबस बनाया हुआ है, तो अगर आप उसको कवर कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट से। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके इनिशियल टेस्ट क्लियर हो अच्छे मार्क्स के साथ और आपका नाम मेरिट में आए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और अभी सबसे बेस्ट टाइम है इस तैयारी का। क्यों? क्योंकि अभी से अगर आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। और मेरिट लिस्ट में आने के लिए सिर्फ टेस्ट पास करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि टेस्ट के अंदर 90% से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। और 90% से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए आपको टेस्ट में टाइम देना है, और टाइम अभी है। अभी से अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आपकी बेहतरीन हो जाएगी। और अगर आप लास्ट में फिर तैयारी करते हो तो आपके पास 10 से 15 दिन होंगे, तो उसमें तो ना वर्बल हो सकता है, ना नॉन वर्बल और ना एकेडमिक। और अगर हो भी जाए तो जस्ट टेस्ट पास करने के लिए हो जाएगी। और इसके अलावा प्रैक्टिस भी आप लोगों ने करनी है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ओरिजिनल कंप्यूटर पे हमने टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो सारी चीज़ें भी आपकी अभी से कवर हो जाएगी। पास्ट पेपर्स के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि पिछले साल क्वेश्चंस किस तरीके से आए, क्योंकि पास्ट पेपर से हमें डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा हो जाता है और इसी के हिसाब से हम अपनी तैयारी। यहाँ पर आर्टरी वेंट्रिकुलर जंक्शन है ना, वहाँ पे आपके पास एवी नोड होता है, तो ये दोनों आपके पास लेफ्ट आर्टरियम के अंदर होते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल के अंदर नहीं होते। तो अक्सर ये एवी नोड में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो आपके पास वेंट्रिकल के अंदर है। तो ये आपका हो गया सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। कंट्रैक्टाइल लेयर ऑफ द हार्ट कौन सा है? मायोकार्डियम। स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट भी मायोकार्डियम है। थिकेस्ट लेयर कौन सा है? अगर थिकेस्ट लेयर का पूछे तो देखिए, थिकेस्ट लेयर और स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर्स में आपने कंफ्यूज नहीं हुआ। थिकेस्ट लेयर आपके पास कौन सा है? लेफ्ट फ्रंटिकल। ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपका हो गया ये कार्डिक मसल्स। ये कार्डिक मसल्स हमारे पास देखिए मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं और स्ट्राइएटेड होते हैं। स्केलेटल मसल्स हमारे पास मल्टीन्यूक्लिएटेड और स्ट्राइएटेड होते हैं। स्मूथ मसल्स हमारे पास उसमें स्ट्राइएशन नहीं होते, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अपने साथ लिखते जाए, यही आपके एमसीक्यूज है जो टेस्ट में आएंगे, ठीक है। कार्डिक मसल्स को मायोजेनिक मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट कर सकते हैं। ऐसे नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एवी नोड में जाता है, एवी नोड से फर्कंजी फाइबर में जाता है। ऐसे नोड को पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। इसके अलावा ऐसे नोड और एवी नोड दोनों लेफ्ट एट्रियम में होते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए इस एक पेज के ऊपर एमसीक्यूज। और ये सारे एमसीक्यूज जो जहां पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पिछले 5 साल में बार बार रिपीट हो चुके हैं, सारे वही पॉइंट्स हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए ये मैंने यहाँ पे आपको हर्ट शो किया है। हर्ट के ऊपर आपको एक लेयर नजर आ रहा है, देखिए एक थैली की तरह, शापर की तरह आपको नजर आ रहा है। इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ये एक शापर की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हार्ट पड़ा होता है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर और हम देखते हैं, अभी इसकी यहाँ से मैंने क्रॉस सेक्शन लिए ना, यहाँ से मैंने हार्ट को कट करके आपको दिखाया था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज, ये जो बाहर आपको पाउच नजर आ रहा है ना, तो ये पेरिकार्डियम है, ठीक है। ये जो व्हाइट नजर आ रहा है आपको, ये चीज है। पेरिकार्डियम के दरमियान एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। जिस तरह हम गाड़ी में मोबाइल डालते हैं ना, मोबलेन वगैरह डालते हैं, मोबाइल डालते हैं, तो इसका काम यही है लुब्रिकेशन, कि ये हार्ट की मूवमेंट को स्टेबल करे, स्टेबलाइज करे, ठीक है। पेरिकार्डियम का मतलब मकसद क्या है, इसके अंदर हार्ट पड़ा हुआ है, हार्ट मूवमेंट करता है, लेकिन ये अपनी जगह फिक्स है। तो ये हार्ट को एक जगह पे फिक्स रखा होता है इसने, और इसके अंदर फ्लूइड होता है, तो हार्ट की स्मूथ मूवमेंट होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे बाहर क्या है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज द प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। तो याद रखिए ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर। द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द हार्ट इज पेरिकार्डियम। फिर देखिए आपके पास हार्ट के 3 लेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे जो आपके पास बाहर वाला लेयर होता है, ठीक है, वो क्या कौन सा है, तो सबसे बाहर वाला लेयर आपके पास आ जाता है पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम के बाद पेरिकार्डियल कैविटी आ जाती है, ठीक है। पेरिकार्डियल कैविटी के बाद ये देखिए, ये तो बाहर की चीज है ना। अभी हार्ट के जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो ये थी ने, सबसे पहले एपिकार्डियम है, ठीक है। फिर उसके बाद मायोकार्डियम है। मायोकार्डियम के ऊपर आपके पास कार्डिक मसल्स होते हैं, और ये सबसे देखिए थिकेस्ट लेयर, देखिए थिकनेस किसकी ज्यादा है, इसकी है ना, तो इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर भी है और ये सबसे थिकेस्ट ओर है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर कौन सा है आपके पास, मायोकार्डियम, ठीक है, और थिकनेस भी इसकी ज्यादा है। बाकी चैम्बर की अगर बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसी तरीके से थिकेस्ट वाल कौन सा है, थिकेस्ट वाल, देखिए यहाँ पे थिकनेस इसकी सबसे ज्यादा है। फिर सबसे अंदर आपके पास होता है एंडोकार्डियम, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स हो गए। देखिए लेट सपोज अगर मैं इस तरह का हार्ट ड्रा कर लूँ ना आपके सामने, ये मैंने लेट सपोज, खैर ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, अगर मैंने हार्ट ड्रा किया और यहाँ से मैं ये उठा लूँ, तो सबसे अंदर मेरे पास कौन सा होगा, सबसे अंदर मेरे पास होगा विच लेयर, एंडोकार्डियम, ठीक है। एंडोकार्डियम के बाद कौन सा होगा, मायोकार्डियम।
मायोकार्डियम के बाद क्या होगा, एपिकार्डियम, फिर यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा, फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड के बाद आपके पास पेरिकार्डियम होगा, ठीक है। तो पेरिकार्डियम इज द आउटर प्रोटेक्टिव पाउचिंग, ठीक है। और हार्ट का जो आउटर लेयर है वो कौन सा है, एपिकार्डियम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, तो एपिकार्डियम, क्योंकि ये तो हार्ट का अपना लेयर है ना। और अगर आपसे पूछे कि द आउटर प्रोटेक्टिंग पाउच ऑफ द हार्ट इज तो पेरिकार्डियम, क्योंकि पेरिकार्डियम हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं है, हार्ट के मसल्स के अंदर नहीं है, बल्कि हार्ट के बाहर एक अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। हार्ट के बाहर शापर की तरह, शापरनुमा या एक बेग की तरह स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हार्ट पड़ा हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, तो आपका आंसर होगा एपिकार्डियम, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव पाउचिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, तो पेरिकार्डियम, और यहाँ पे ये पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है। तो अगर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड में आपके पास इन्फेक्शन हो जाए तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इफ्यूजन हो जाएगा। अगर फ्लूइड का लेवल बढ़ जाए तो आपके पास हार्ट को ये प्रेस करेगा, हार्ट को कंप्रेस करेगा, तो हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये आपके बुक में लिखा है। बाकी देखिए यहाँ पर मैंने एक दूसरा आपके पास तस्वीर ऐड किया हुआ है। तो ये तस्वीर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो इसमें लेबलिंग हुई है। तो ये लेबलिंग आप लोगों ने याद रखना है, आपके टेस्ट में कोई भी पूछा जा सकता है। याद रखिए जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये तो आपके एमडी कैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके एमडी कैट के लिए भी जरूरी है, इसके अलावा आपके नम्स के टेस्ट के लिए भी, और आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए तो ऑलरेडी हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तस्वीर आप लोग याद रख ले। अक्सर नम्स के टेस्ट में भी ऐसा होता है कि आपको इस तरह का एक डायग्राम दिया जाता है, और वहाँ पे आपको लेट सपोज अगर इस तरह का कहे कि ए, आप बताए कि ए नंबर स्ट्रक्चर कौन सा है, या अगर आपसे पूछे कि बी नंबर स्ट्रक्चर कौन सा है, या आपसे पूछे सी नंबर स्ट्रक्चर कौन सा है, डी नंबर स्ट्रक्चर कौन सा है, तो इस तरह की लेबलिंग होती है और आपको बताया जाता है कि आप बताए कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है। तो देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर ये आपके पास होगा ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे देखे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए इस तरह का एक डायग्राम ड्रा करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपकी आसानी के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, राइट आर्ट्रियम। ये डायग्राम आप अपने साथ बनाए, आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अभी देखिए इसके बीच में यहाँ पे एक वाल है, एक यहाँ पे वाल है, ठीक है। अभी राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ पे, ये आप लोगों से अक्सर एमसीक्यू पूछता है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे जाएगा, ये। तो ये दो स्ट्रक्चर मैंने बना लिया, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से आप देखें ये यहाँ पे आपके पास आ रहा है, ठीक है, क्या है, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे आएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। यहां से आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा एओर्टा में, ठीक है। एओर्टा से फिर आपके पास कहां पे जाएगा, आगे के जो स्ट्रक्चर्स है वहां पे जाएगा, ठीक है। तो देखिए राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स में, ठीक है। लंग से दोबारा फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए लंग से ब्लड आएगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया तो फिर यहाँ से आएगा नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा में, एओर्टा से जाएगा पूरी बॉडी में, ठीक है। तो ये मैंने एक सिंपल सा डायग्राम आपके लिए बना लिया। अभी इसकी मदद से हम इंतहाई आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखें एक वाल यहाँ पे है, एक वाल यहाँ पे है, एक वाल यहाँ पे हो गया, एक वाल यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अभी इनके वाल्स के हम नाम याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे मैं आपको वाल्स बताता हूँ। ये 4 वाल्स है, 1 2 3 4, एक एक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व है इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड, ठीक है, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। यहाँ पे देखें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व इसको कहते हैं बाई कस्पिड, ठीक है, बाई कस्पिड, या और क्या कहते हैं इसको कहते हैं माइट्रल वाल्व, ठीक है, बाइकस्पिड और माइट्रल वाल्व, ठीक है, ये हो गया। बाकी उसके बाद आप लोग देख लें यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो वाल्व है इसको क्या कहते हैं, इसको आप लोगों क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पल्मोनरी वाल्व, ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के बीच में ना पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि द वाल्व बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी इज तो पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। इस तरीके से अगर आपसे पूछे कि लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में जो वाल्व है उसको क्या कहता है, तो ये आपके पास क्या है, एओर्टिक वाल्व, ठीक है,
एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में एओर्टिक वॉल, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में पल्मोनरी वॉल। ठीक है, तो ये सारे आपके वाल्व्स हो गए। ठीक है, अभी राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है देखे तो ये सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा में राइट वेंट्रिकल राइट आर्टरियम के अंदर ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा से। ठीक है, और इंफीरियर वेना केवा से। यहाँ से ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा लंग्स में। ठीक है, ये सारे आपके एमसीक्यूज है। लंग्स में ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, फिर आ जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा एओर्टा में, एओर्टा से ब्लड चला जाएगा पूरे बॉडी में। ठीक है, तभी आप मुझे बताए कि सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा में और यहाँ से ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में, तो इसलिए सबसे थिक सबसे स्ट्रांगेस्ट लेयर ऑफ हार्ट कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि ये ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के। ठीक है, तो पूरी बॉडी को अगर देखें आपके बाल में भी ब्लड जाएगा और आपके नीचे नाखून में भी ब्लड जाएगा, तो इसको कितनी जोर लगानी पड़ेगी। तो इसलिए सबसे जो स्ट्रांगेस्ट लेयर है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द स्ट्रांगेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, तो लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच आर्टरी हैज द हाईएस्ट प्रेशर, तो एओर्टा के अंदर सबसे हाईएस्ट प्रेशर होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए और भी यहाँ पर हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, तो ये सारे तो आपके हो गए। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास सुपीरियर वेना केवा आपको नजर आ रहा है, मैंने आपको डिस्कस कर लिया सुपीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ये देखिए ये आपके पास ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, ये आपके पास पल्मोनरी वाल्व हो गया, ये आपके पास एओर्टिक वाल्व होगा, ये माइट्रल या बाइकैप्सिड वाल्व होगा, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये तो आपके हो गए। अब ये आपके पास एओर्टा है, ये अक्सर एओर्टा का स्ट्रक्चर आपको बताया जाता है कि आप आइडेंटिफाई कर लें, इसके ऊपर इस तरह से ए लिखा होता है कि आइडेंटिफाई द लेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया। अभी आप लोग अगर मैं आपको असाइनमेंट दे दूं कि आप मुझे बताएं कि पल्मोनरी आर्टरी कितने है, क्योंकि ये जब हम जिस टाइम इनिशियल टेस्ट दे रहे थे ना, तो उस टाइम ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट में आता कि पल्मोनरी आर्टरीज कितने होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का असाइनमेंट है, पल्मोनरी आर्टरीज कितने हैं और पल्मोनरी वेन्स कितने हैं। आगे लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये आप लोग का असाइनमेंट है, आप लोग चेक कर लें। यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहे हैं ना, ये देखिए ये पल्मोनरी वेन्स आपको नजर आ रहे हैं, दो ये हो गए और दो ये हो गए। पल्मोनरी आर्टरीज एक ये है एक ये है, तो हर लंग के लिए दो पल्मोनरी वेन्स होते हैं और एक पल्मोनरी आर्टरी होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि पल्मोनरी आर्टरीज कितने हैं तो दो, अगर पूछे कि पल्मोनरी वेन्स कितने हैं तो चार। ये सारे स्ट्रक्चर्स आप लोग की किताब में दी गई होती है, लेकिन अक्सर लिखा नहीं होता इसको, तो आप इसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी तक आपको समझ आ गया, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते। देखिए इंतहाई आसानी से ये डायग्राम मैंने आपके लिए बना लिया है, अगर ये डायग्राम आपको याद हो ना तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अभी देखिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। तो देखिए मैंने थिकेस्ट लेयर आपको बता दिया ना, थिकेस्ट लेयर कौन सा है हार्ट का? मायोकार्डियम। क्यों? क्योंकि इसकी थिकनेस सबसे ज्यादा थी ना, आपने वो पीछे डायग्राम में देख लिया था ना, सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी थी? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है? कार्डियक मसल से, और कार्डियक मसल से रिलेटेड मैंने आपको क्या बता दिया कि ये आपके पास ट्राइएटेड होते हैं और ये आपके पास मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, मोनोन्यूक्लिएटेड। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि अच्छा स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल्स भी आपके पास क्या होते हैं? स्ट्राइएटेड होते हैं, लेकिन वो आपके पास क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में भी आपके पास क्या है? स्केलेटल मसल्स है। ठीक है, अच्छा देखिए बाकी क्या है? द वॉल सराउंडिंग द हार्ट इज, तो देखिए ये एमसीक्यूज आया है कि ओ वॉल जो हार्ट को सराउंड करता है तो क्या है? पेरिकार्डियम है। ठीक है, द वॉल सराउंडिंग द हार्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, तो फिर आपका होगा एपिकार्डियम। द वॉल सराउंडिंग द हार्ट मीन्स आपसे लेयर का नहीं पूछा कि हार्ट की कौन सी लेयर है, आपसे पूछा गया कि कौन सा वॉल जो है हार्ट को सराउंड करते हैं। तो आपको मैंने बताया कि पेरिकार्डियम एक पाउच की तरह स्ट्रक्चर है, एक बैग की तरह स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हार्ट पड़ा हुआ है और उसके साइड पे एक फ्लूइड है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो हार्ट की मूवमेंट को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो हार्ट को स्टेबल करता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है कि हार्ट को स्टेबल करता है। मेडियास्टिनम क्या है? चेस्ट के अंदर वो रीजन जहां पे हार्ट पड़ा हुआ है, तो उस पूरे रीजन को मेडियास्टिनम कहते हैं। ठीक है, ये इसकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है ताकि रबिंग ना हो, क्योंकि जाहिर किसी बात है हार्ट मूवमेंट करता है, तो अगर ये फ्लूइड ना होता तो हार्ट की मूवमेंट दर्दनाक होती। ठीक है, दर्द महसूस होता आपको, तो इसलिए इसका काम क्या है कि ये हार्ट की मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है और हार्ट को बाकी स्ट्रक्चर से सेपरेट करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है एक शापर के अंदर पड़ा हुआ है, तो जिस तरह हम शापर के अंदर मुख्तलिफ चीजें डालते हैं ताकि एक दूसरे से अलग हो, तो इसलिए इसने जो मेडियास्टिनम के अंदर बाकी स्ट्रक्चर्स है, आपका लंग हो गया, बाकी जो स्ट्रक्चर्स है, तो उससे सेपरेट करता है। ठीक है, और ये जो पेरिकार्डियम है इसके दो लेयर्स होते हैं, फाइब्रस लेयर्स और सीरस लेयर्स। ठीक है, तो याद रखें, जस्ट ये याद रखें कि इसके दो लेयर्स होते हैं, फाइब्रस और सीरस लेयर। ठीक है, बाकी आपके लिए याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी तस्वीर दोबारा से दी है, ये जो बाहर आपको पाउच नजर आ रहे हैं, ये वाल नजर आ रही है व्हाइट कलर का, ये आपके पास क्या है? ये पेरिकार्डियम है। ठीक है, पेरिकार्डियम के अंदर क्या होता है? दो लेयर्स होते हैं। ठीक है, और इन दो लेयर्स के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, फाइब्रस और सीरस लेयर होता है।
अच्छा देखिए, स्ट्रांगेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, तो मैंने आपको बताया स्ट्रांगेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों स्ट्रांगेस्ट है? क्योंकि इसने ब्लड को सप्लाई करना होता है कहाँ पे, एओर्टा में, और एओर्टा से ब्लड कहाँ पे जाता है, पूरी बॉडी में, फुल बॉडी में, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, सबसे स्ट्रांगेस्ट चैम्बर है, क्योंकि इसने ब्लड को बहुत ज्यादा इलाके में फैलाना होता है, ठीक है। बाकी आपको मैंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि अगर आपसे पूछे कि सबसे हाईएस्ट प्रेशर कहाँ पे होगा, तो एओर्टा में, ठीक है, एओर्टा में सबसे हाईएस्ट प्रेशर होगा, ठीक है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि विच आर्टरी हैज द हाईएस्ट प्रेशर, तो एओर्टा, ठीक है। और याद रखिए आर्टरी और वेन के मुकाबले में हाईएस्ट प्रेशर कहाँ पे होगा, आर्टरी में होगा, वेन में प्रेशर कम होता है, ठीक है। आर्टरीज जो है ये डीप होती है, ये बॉडी में डीप होते हैं, और जो बॉडी के ऊपर आपको नजर आते हैं ना सुपरफिशियल, ये जो ब्लू ब्लू नजर आ रही है, ये वेन्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप याद रखें। तो ये आपका हो गया स्ट्रांगेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे थिकेस्ट लेयर, तो थिकेस्ट लेयर आपके पास कौन सा है, मायोकार्डियम। स्ट्रांगेस्ट चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में क्या होता है, एओर्टिक वाल्व होता है, ठीक है, एओर्टिक वाल्व, ठीक है, एओर्टिक वाल्व। इस तरीके से आपको मैंने बताया कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है।